तो जैसे अगर किसी ने आपको डिक्की में बंद कर दिया है, हाँ, और आपको एस्केप करना है, तो ये जो येलो है पुल आउट वाला, हाँ, तो खींचो। अच्छा ऐसे, ओके। हाँ, तो डिक्की खुल जाएगी। ओके। और फिर आप यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। अच्छा, सो अगर किसी ने यहाँ बंद कर दी, सेफ्टी मैकेनिज्म है बेसिकली। Yes. वेरी स्मार्ट। किसने बताया आपको ये? पता नहीं। याद नहीं है? नहीं। क्या बात, वेरी गुड अक्षत। Let's see. Are you ready? Yep. All right, the hat is in position. There's nothing hidden in your head the sorting hat can't see. So try me on, and I will tell you where you ought to be. Gryffindor! पचास दिन, 6 कंट्रीज और 2 कॉन्टिनेंट्स के सफर पर निकला। सात फ्लाइट्स, 3 गाड़ियां और 1 क्रूज शिप पर 16,000 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी चलाकर अपने पेरेंट्स और भाई के साथ। मैं हूं Akash.23 और स्वागत है मेरी USA विद फैमिली सीरीज के पहले एपिसोड में। इस सीरीज में वील गो ऑन द ट्रिप ऑफ अ लाइफ टाइम। 50 दिन की हमारी इस USA ट्रिप की हर डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्या देखना चाहिए और क्या नहीं, 50 दिन की डे बाय डे आइटनरी, अमेरिकन सिटीज की चकाचौंध से लेकर यहाँ की नेचुरल ब्यूटी तक, विदेश में कार रेंट करने का पूरा प्रोसेस और लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस भी, कुछ हिडन स्पॉट्स जो शायद आपकी अगली ट्रिप की डेस्टिनेशंस बन जाएं, 7 दिन की कैरिबियन क्रूज जैसी आपने मूवीज में देखी होगी, combos and passes that can help you save money on sightseeing tickets. And of course, हर जगह की डिटेल रिसर्च और आइटनरी। पूरे खर्चे के हिसाब किताब के साथ। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बात में कोई डाउट नहीं है, USA बहुत एक्सपेंसिव है। पर फिर वो सच्चा ट्रैवलर ही क्या जो बिना चीजों पे कॉम्प्रोमाइज किए बजट में ना रह सके। अब करते हैं वीजास और कंट्रीज की बात। इस ट्रिप पे हमने टोटल 6 कंट्रीज कवर करी। जापान, USA, बहामास। सो इतना ही है आज के लिए बहामास से। और हाँ, आज मैं एंडिंग कर रहा हूँ। तो ये मैंने माला पहन रखी है। इसका इम्पोर्टेंस है कि आज 10:30 बजे एक पार्टी है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना। बाय बाय। केमन आइलैंड्स जो कि एक ओवरसीज ब्रिटिश टेरिटरी है, जमैका, और मेक्सिको। तो अब हम कोजुमेल में है, मेक्सिको का पार्ट, और उसके सेंटर में है संत्रो। और ये सीरीज बनाने का सिर्फ एक पर्पस है, ताकि अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ एक यादगार ट्रिप, तो आपके पास एकदम सही और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो। और अगर नहीं भी कर रहे हैं प्लान, तो मैं आपको घर बैठे बैठे ही USA का हर कोना दिखा दूं। सो गाइज, पहले बात कर लेते हैं वेदर की। हमारी ट्रिप मई से जुलाई के बीच में थी एंड यू माइट थिंक कि इस टाइम तो हर जगह गर्मी होती है। रॉन्ग, लेट मी करेक्ट यू। फ्लोरिडा,
यूटा, एरिजोना और कैरिबियन जैसी जगहों में तो यस, इट वाज डेफिनेटली वेरी हॉट, पर न्यूयॉर्क, शिकागो और कैलिफोर्निया में आई वुड रेकमेंड कि आप अपने साथ हमेशा एक लाइट पुलोवर कैरी कीजिए, क्योंकि रात को यहाँ पे काफ़ी ठंड हो जाती है और दिन में भी अगर आप शेड में जाएंगे तो आपको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, स्पेशली अगर हवा चल रही हो तो। एंड इफ़ यू गोइंग टू प्लेसेस लाइक लेक टाहो इन द सियरा नेवाडा माउंटेन्स, तो जून में भी स्नो वाली ठंड देखने के लिए रेडी रहिएगा। तो स्वागत है लेक टाहो में और हम आ गए हैं सैंड हार्बर स्टेट पार्क, जो कि नेवाडा स्टेट में है। लेक टाहो जो है वो डिवाइड करती है कैलिफोर्निया और नेवाडा को, बीच में बॉर्डर है। अगर आपको थोड़ी विंड की आवाज़ आ रही हो वीडियो में तो प्लीज़ माफ़ करना, मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि हवा बहुत तेज़ है यहाँ पे। टेम्परेचर 10 डिग्री से भी कम है, 9 डिग्री, और ये आप सोच लो लेटर हाफ ऑफ जून है। तो अगर आप भी आ रहे हो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने साथ जैकेट ज़रूर लेके आएँ, अदरवाइज़ ठंड में जम जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी आइटनरी के बारे में। इस ट्रिप पे टोटल हमने 7 फ्लाइट्स ली। पहली दिल्ली से टोक्यो तक जापान एयरलाइंस की JL30। क्योंकि टोक्यो में हमारा अराउंड 12 आवर्स का लेओवर था, इसलिए हमने एयरपोर्ट से बाहर निकलकर सिटी को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। उसके बाद अगली फ्लाइट JL16 लेकर हम पहुंच गए सीधा लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस से हमने कार रेंट करी और पूरा मेनलैंड US कवर करने के बाद वी केम बैक टू लॉस एंजलिस इन अबाउट 40 डेज। बीच में हमने 8 दिन अपनी गाड़ी मायामी में पार्क कर दी थी जब हम क्रूज पे गए हुए थे। लॉस एंजलिस में गाड़ी रिटर्न करने के बाद हमने ली अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट टू होनोलुलु, द कैपिटल ऑफ हवाई। होनोलुलु में भी हमने एक गाड़ी रेंट की और फिर कुछ दिन वहां बिता के we took a short 30-minute Southwest Airlines flight to Maui, which is another island in Hawaii. 3 दिन के लिए वहां पे भी हमने गाड़ी रेंट करी। और फिर वहां से साउथ वेस्ट की फ्लाइट लेके वापस हम आ गए होनोलुलु, जहां से हमने डायरेक्टली दिल्ली के लिए जापान एयरलाइंस की अपनी रिटर्न फ्लाइट पकड़ी, अगेन वाया टोक्यो। इन सारी फ्लाइट्स को मिला के हमें टोटल 1,07,000 रुपये पर पर्सन का खर्चा आया। रेंटल कार्स के बारे में और हमारी आइटनरी के बारे में मैं डिटेल में आने वाले वीडियोस में ज़रूर बात करूंगा। USA के लिए हमने B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा लगवाया था, जो कि 10 साल की वैलिडिटी वाला होता है। जापान के लिए हमने ट्रांजिट वीज़ा लगवाया था और बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए हमें अलग से कोई वीज़ा नहीं लगवाना पड़ा। हमारी कैरिबियन वाली सारी कंट्रीज़ का पूरा अरेंजमेंट क्रूज़ वाले अपने आप करके देते हैं। हम वेट कर रहे थे। अच्छा, सारा टाइम नहीं आता है, कभी कभी आता है। देखो इस साइड भी आ रहा है और उस साइड भी आ रहा है, और सारे बच्चे इसके नीचे आ गए हम पीने के लिए। जो पानी है ना क्राउन फाउंटेन में, सारा टाइम नहीं आता। अच्छा, मुझे लगता था सारा टाइम आता है, सारा टाइम नहीं आता है, हर थोड़ी देर में आता है। तो और ये क्या नदी बह जाएगी यहाँ तो। हाँ तो भाई नदी बह जाएगी अगर सारा टाइम आता रहे। काफ़ी प्रेशर से आता है एक्चुअली पानी जब आता है, तो सब उसके नीचे भाग जाते हैं। जैसे ही वो स्टार्ट होता है ना, दोनों साइड एक साथ स्टार्ट होता है और थोड़ी देर रहता है और फिर बंद हो जाता है। ज़्यादा देर नहीं रहता, आई थिंक 20-30 सेकंड रहा होगा बस। हाँ, इतना ही रहा था बस, उसके बाद बंद हो गया था, फिर थोड़ी देर में आ जाएगा। सो गाइज, इतनी लंबी ट्रिप मैं एक वीडियो में तो डेफिनेटली नहीं कवर कर सकता, इसलिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी इस ट्रिप के साथ तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा हमारी 50 दिन की पूरी डे बाई डे डिटेल्ड आइटनरी। तब तक आप इंजॉय कीजिए कुछ और जगहों के शॉट्स।
समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। ये जगह कुछ बहुत ही यूनिक है और आपको सच बताऊँ तो 4-5 दिन हो गए हम यूएस के डेजर्ट में, लेकिन ये नज़ारा मैं कैमरे में भी देख रहा हूँ ना, पीछे जो दिख रहा है ये अनबिलीवेबल है। फाइनली कॉन्कर्ड द डेलीगेट आर्च। पीछे अब आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, राइट साइड में हो रही। बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कब ये वाला शॉट लेने का मौका मिलेगा कि पीछे डेलीगेट आर्च होगी। इतनी सारी आर्चेस दिखाई आज आपको वीडियो में और अब फाइनली डेलीगेट आर्च। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम बिग सर गाइज। और हम आ गए हैं अपने पहले स्टॉप पे जिसका नाम है पॉइंट लोबोस स्टेट नेचुरल रिजर्व, कैलिफोर्निया स्टेट में। और मॉन्ट्रे सिटी जो बड़ी फेमस मॉन्ट्रे सिटी, अगर आप लोग ने एप्पल के लैपटॉप्स मैक्स अगर यूज़ करते हो, एक टाइम पे मैक ओएस मॉन्ट्रे भी हुआ करता था, मे भी वहाँ नाम सुनाओ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अल्काट्राज़ प्रिजन में यहाँ पे कभी कोई एस्केप अटेम्प्ट नहीं हुआ। दो भाई सेल्स 150 और 152 में थे, दोनों ने अल्काट्राज़ की हिस्ट्री का सबसे क्रिएटिव अटेम्प्ट किया, बिल्कुल अनलाइक लिस्ट ऑफ सप्लाईज़ यूज़ करके, एकदम ऐसी चीज़ जिनसे कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई भाग सकता है, उनको यूज़ करके उन्होंने कोशिश करी कि यहाँ प्रिजन से छूट के भागा जाए। रात को उन्होंने कई दिनों तक, कई हफ्तों तक उन्होंने प्रिपरेशन करी और स्पून्स, चम्मचों से, बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने अपने सेल्स के पीछे जो वेंट्स थे छोटे छोटे, उनको बड़ा कर करके खोद के यहाँ से पीछे एक रास्ता बना लिया। रात को डमी हेड्स रखे अपने ब्लैंकेट के नीचे ताकि किसी को शक ना हो, सबको लगे गार्ड वार्ड यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं कि दो लोग सोने लग रहे हैं। हाँ, तो ऐसे सर बनाए हुए, बाल वाल सब कुछ लगाए और निकल गए वहाँ पीछे से। ऊपर चढ़े रूफ़ पे, वहाँ उनको मिली एक स्टोव पाइप और वहाँ से सीधा स्लाइड डाउन करके नीचे बे में, वहाँ से उन्होंने ली एक छोटी सी मेकशिफ्ट सी राफ्ट और चल दिए सैन फ्रांसिस्को की तरफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इस स्टोरी की एंडिंग उतनी भी हैप्पी नहीं है उन इनमेट्स के लिए, क्योंकि उस दिन सैन फ्रांसिस्को बे जो था वो काफ़ी, वहाँ पे जो वाटर्स थे वो स्टॉर्म टाइप के थे, तो उनकी बोट डूब गई। जो भी हुआ उसके बाद कभी वो मिले नहीं, कभी उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। तो वो भागने में तो सक्सेसफुल रहे वो अल्काट्राज़ प्रिजन से, लेकिन आइलैंड से अनफॉर्चुनेटली सैन फ्रांसिस्को तक नहीं पहुंच पाया। अभी अनफॉर्चुनेटली तो मैं क्या ही बोलूँ, देखो थोड़ा सा यहाँ पे वो है क्योंकि थे तो प्रिजनर्स ही ना आफ्टर ऑल, और दाद देनी चाहिए। कोशिश करी बंदों ने भागने की, भाग नहीं पाए। लेकिन अल्काट्राज़ इसीलिए जाना जाता है इस चीज़ के लिए, अगर आप पानी के बीच में प्रिजन बना दोगे और प्रिजन में से भाग भी जाओगे तो भी बे क्रॉस करके, पानी क्रॉस करके सिटी पहुँचना बहुत मुश्किल है। यही तो काले पानी की सज़ा इसीलिए तो बोलते हैं इसको, है ना। वो भाग तो गए थे पर फिर वो वेव्स में डूब गए ना। वही मैं बोल रहा हूँ कि प्रिजन की वही बात है ना, खासियत कि अगर आप भाग भी जाओगे यहाँ से तो भी पानी क्रॉस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वही वाली खासियत है इसकी। बाय बाय। ये है डेक 18 का पहला पार्ट जो कि है मरीना पूल, और ये शिप का सबसे हैपनिंग एरिया है। यहाँ पीछे देख सकते हो एक बहुत बड़ा पूल है और यहाँ पे सारे दिन लोग पड़े रहते हैं, बढ़िया धूप निकली होती है। साइड में बहुत सारे सनबेड्स लगे हुए हैं, यहाँ चाहो तो अपना टॉवल वॉवल ला के और रिलैक्स कर सकते हो, या फिर पीछे पूल में थोड़ी देर डुबकी लगा सकते हो। इसके पीछे जो दिख रही है आपको वो स्क्रीन, वहाँ पे अक्सर कुछ ना कुछ गेम्स, इवेंट्स, एक्टिविटीज़, डांस कुछ ना कुछ चलता रहता है। थोड़ी देर पहले भी एक स्नो पार्टी हो रही थी, तो यहाँ पे रात को भी सब कुछ होता है इस टाइप से ना। जैसे कल यहाँ पे वाइट ड्रेस पार्टी थी, बिल्कुल वाइट कपड़े पहन के आने थे। तो ये शिप का सबसे हैपनिंग एरिया है और सबसे ऊपर डेक भी है और उसका पहला पार्ट है। तो यहाँ देख लो, थोड़ा सा देखो, डांस क्लास चल रही है पीछे। The centennial of the corporation of the city of Greater New York.